हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर्स ऑफ गुरुकुल क्लासेस। और अभी क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, सारी थ्योरी कंप्लीट हो गया है। तो आज के क्लास में हम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्लासेस होने वाला है। सो आप जो है काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ, फोकसिंग के साथ आप ध्यान दीजिए, ठीक है। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है, ऑलरेडी इसको ड्रॉ कर चुका हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे दो स्पीयर जो है उसको लेके एक सिस्टम बनाया गया है ना। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में स्पीयर ए है एंड स्पीयर बी है, ठीक है। तो स्पीयर ए में कितने चार्जेस दिया है? स्पीयर ए में चार्ज जो प्रेजेंट है वो प्लस क्यू है एंड स्पीयर बी इज इनिशियली न्यूट्रल, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे ए स्पीयर का चार्ज क्यू है, बी स्पीयर क्या है? न्यूट्रल है। दैट मीन्स उसमें कोई चार्ज नहीं है। बट यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। स्विच लगाने से क्या होगा? दोनों स्पीयर आपस में क्या होंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन क्या है कि जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे, स्विच को क्लोज करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? देन व्हाट विल बी चार्ज इन ईच स्फीयर, है ना। तो क्वेश्चन हम यहां पे लिख सकते हैं, सो आफ्टर क्लोजिंग switch, okay, after closing switch determine charges on each स्फीयर। तो ये यहां का क्वेश्चन है कि स्विच को क्लोज करने के बाद ए स्फीयर का चार्ज क्या होगा और बी स्फीयर का चार्ज क्या होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो बताइए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आइडिया इसमें लगेगा। देखिए, कभी भी दो मेटालिक बॉडी अगर आपस में कनेक्ट होते हैं तो यहां पे थीम ये क्वेश्चन का कंसेप्ट यहां पे इन्वॉल्व होगा कि दो मेटालिक बॉडी अगर आपस में कनेक्ट होते हैं, सो क्या होगा? दोनों मेटालिक बॉडी के बीच में चार्ज का कंडक्शन होगा, है ना। सो देयर विल बी कंडक्शन ऑफ चार्जेस। चार्ज विल बी कंडक्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कब तक होगा ऐसा? जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं होता, तब तक चार्ज क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो दैट मीन्स देयर विल बी शेयरिंग ऑफ चार्ज, देयर विल बी शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन स्फीयर ए एंड स्फीयर बी until they will have same potential, until they will have same potential। जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं है तब तक चार्ज का क्या होगा? शेयरिंग होगा, ठीक है। सो वही आइडिया लगेगा। तो आप सबसे पहले देखिए, जैसे कि अभी चार्ज कहाँ पे? ए पे है, बी पे चार्ज क्या है? 0 है ना। सो आप इनिशियली आप जो है इनिशियली आपका जो कंडीशन है वो सामने है, बट स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा उसको मुझे और एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो क्या होगा कि एक्चुअली इस केस में आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, मैं इसको उस तरफ रिप्रेजेंट कर लेता हूं, इसको यहां पे रिप्रेजेंट कर लेता हूं। सो देखिए, तो ये है स्फीयर ए और ये क्या है? स्फीयर बी। जैसे ही आप स्विच क्लोज कर देंगे, है ना, जैसे ही स्विच क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा? यहां पे स्विच क्लोज हो गया, ठीक है। तो स्विच क्लोज होने के बाद आप देखना कि ए स्फीयर जो है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दैट मींस इसका रेडियस क्या था? ए था। ए स्फीयर जो है उस पे चार्ज नहीं होगा। इनर स्फीयर का चार्ज क्या होता है? प्रैक्टिकली इनर स्फीयर का चार्ज कंप्लीटली आउटर स्फीयर को ट्रांसफर हो जाता है। दैट मींस ये जो चार्ज है ना एकदम बाहर चला गया। सो जो प्लस क्यू चार्ज इनर स्फीयर में था, आफ्टर क्लोजिंग स्विच ये क्या हुआ कि आउटर स्फीयर को चला गया। ऐसे होगा तभी जाके दोनों का पोटेंशियल को हम इक्वल बता सकते हैं, तभी ये सेटिस्फाई होगा। सो देखिए, ये क्या था? बिफोर क्लोजिंग स्विच, ये क्या है? आफ्टर क्लोजिंग स्विच। दोनों सिचुएशन को आप ध्यान दीजिए। स्विच क्लोज होने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कैसे होगा आप ध्यान दीजिए। इस केस में जो है, इस केस में आप पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? यहां पे वी ए, पोटेंशियल ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए का पोटेंशियल कितना होगा बताइए? ए का पोटेंशियल क्या होगा? ए स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा? क्या 0 होगा? कई बार बच्चे ना 0 बोल देते हैं, बच्चों को लगता है कि उसका चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। बेटा देखिए, आप अच्छे से लर्न कीजिए। ए स्फीयर का पोटेंशियल 0 होगा या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं, देन यू हैव टू कंसीडर इफेक्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग चार्जेस। रिपीटेडली बताया कि अगर आपको यहां पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जैसे कि आप एक पॉइंट लीजिए, है ना। ये पॉइंट कहां पे? ए स्फीयर का सरफेस में। तो ए स्फीयर का सरफेस में एक पॉइंट लेते हैं। अगर आपको वहां पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू कंसीडर इफेक्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग चार्जेस। इसका सराउंडिंग चार्ज है क्या? नहीं। यस, इसका सराउंडिंग चार्ज क्या है? प्लस क्यू है। उसका इफेक्ट आपको यहां पे लेना ही पड़ेगा, ओके। तो उसका भी इफेक्ट आपको यहां पे लेना पड़ेगा। खुद का तो चार्ज है नहीं, खुद का तो चार्ज नहीं है, खुद का इफेक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। बट जो दूसरी चार्ज है उसका इफेक्ट यहां पे आएगा, है ना। क्या आएगा? सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस बाहर स्फीयर का जो चार्ज है उसका पोटेंशियल आपको इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट का नाम ही ए दे देते हैं, ठीक है। तो बाहर जो स्फीयर है, जो आउटर स्फीयर है, उसका चार्ज का पोटेंशियल उसके अंदर क्या होगा, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बी। क्यू बाय बी होगा। ऐसा क्यों होगा, थोड़ा आप सोच लीजिए, सोच लीजिए। ए पॉइंट के पास पोटेंशियल ऐसा क्यों होगा, उसके लिए आपको वो रिलेशन याद करना पड़ेगा। वो रिलेशन आप याद कीजिए, फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन याद कीजिए। हम प्रीवियस क्लासेस में सब डिस्कस कर चुके हैं। बताइए, जैसे कि मैं इस डायग्राम को अभी तक मत देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन में आने वाला है। अभी सपोज मैंने एक स्फेरिकल शेल लिया, जैसे ये क्या है, स्फेरिकल शेल है, उसका चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। ऐसे मान लेते हैं इसका चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, और उसका रेडियस को आर मान लेते हैं, करेक्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि स्फेरिकल शेल के अंदर क्या है, अंदर जो है फील्ड क्या है, जीरो है, अंदर चार्ज नहीं है, सो अंदर फील्ड क्या आएगा, जीरो। सो E इनसाइड इज जीरो। स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा, इसलिए पोटेंशियल क्या आएगा, V इनसाइड विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हम कितने बार डिस्कस कर चुके हैं। तो स्फेरिकल शेल के अंदर फील्ड जो आएगा बट पोटेंशियल क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और वो जो कांस्टेंट पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट क्या, सरफेस। इसका मतलब है इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पे कहीं पे भी पॉइंट लेना, वहां का पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू सरफेस का पोटेंशियल, और सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये कंसेप्ट मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। सो यहां पर भी क्या हो रहा है कि चार्ज सरफेस में है, सरफेस में होने की वजह से इनसाइड फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा, पोटेंशियल क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू किससे इक्वल आएगा, सरफेस से इक्वल आएगा। तो दैट मींस इस स्फीयर का सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा, सरफेस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा, अगर मैं कोई पॉइंट अंदर लूं, जैसे कि मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया है ना, ये पॉइंट इनसाइड, ये पॉइंट क्या, सरफेस, तो सरफेस का पोटेंशियल और इनसाइड का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। इस बात को ध्यान में रखो। क्या बोलना चाहता हूं, सरफेस का पोटेंशियल और इनसाइड का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा, है? और उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। आर क्या है, वो स्फीयर का क्या है, रेडियस, जिसका चार्ज है। तो ये आइडिया हम यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये आइडिया हम यहां पे यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, देखो देखो बेटा, ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट कहां है, जो बिगर स्फीयर है, बिगर स्फीयर में चार्ज है, बिगर स्फीयर जो है उसके रेस्पेक्ट, बिगर स्फीयर के रेस्पेक्ट, अगर ऑब्जर्वर कहां है, बिगर स्फीयर में है, तो उसके रेस्पेक्ट ए पॉइंट कहां है, इनसाइड है ना, नहीं। तो ए पॉइंट इनसाइड होने की वजह से इनसाइड का पोटेंशियल का फॉर्मूला और सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। अभी तो आपको बताया कि इनसाइड का पोटेंशियल का फॉर्मूला और सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। वही मैंने किया, इनसाइड का पोटेंशियल का फॉर्मूला इट्स सेम एज सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला, और सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बी। क्योंकि बी क्या है, आउटर स्फीयर जिसको चार्ज है, उसका रेडियस क्या बी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आर लिया था। तो ये जो आइडिया है, सो ये है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जो है उसको हम यूज कर रहे हैं टू डिटरमाइन पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज स्फीयर, मेटालिक स्फीयर। समझ पा रहे हैं ना, ये स्फेरिकल शेल। तो ये आइडिया लगा के मैंने ए पॉइंट का लिख दिया। चलिए, ए पॉइंट का पोटेंशियल इतना आ गया। अभी हम क्या करें, और एक पॉइंट ले रहे हैं, बी पॉइंट। सो बी पॉइंट आउटर स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट है। सो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा, बी पॉइंट का तो वही आएगा। बी पॉइंट के लिए ए का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, जीरो आएगा, बिकॉज़ ए पे चार्ज ही नहीं है, ए पे चार्ज नहीं है। चार्ज कहां पे, बी पे। हमने पूरा चार्ज को बाहर ट्रांसमिशन कर चुके हैं। सो बीवी विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बी। ठीक है, तो दैट मींस जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वही सरफेस का पोटेंशियल है। एक जनरल आइडिया है। जनरल आइडिया क्या है, अगर हम चार्ज को बाहर ले लेते हैं या आउटर सरफेस पे लेते हैं, तो जाके हम बता सकते हैं कि सरफेस का पोटेंशियल इज इक्वल टू इनसाइड पोटेंशियल। समझ पा रहे हैं। तो क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या आ गया, सेम आ गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। सो therefore VA minus VV will be equals to 0। और आपको मालूम है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता तब तक चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है। सो therefore VA minus VV will be equals to 0। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो फिर चार्ज फ्लो ना क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। सो ये जो आइडिया है इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। ये आइडिया बार बार यूज होता है फिजिक्स में। ओके, इवन मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 लेने वाला हूं उस पे भी यही आइडिया यूज होगा, यही कंसेप्ट यूज होगा, है ना। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखो, इसको बार बार हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, चलेगा। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट मींस एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर इनसाइड एक मेटालिक बॉडी है, इनसाइड एक मेटालिक बॉडी है, आउटसाइड एक मेटालिक बॉडी है, दोनों मेटालिक है ना। ये क्या है, मेटालिक होना जरूरी है, मेटालिक स्फेरिकल
स्पेरिकल शेल्स, कंसेंट्रिक स्पेरिकल शेल्स, है ना। तो मेटेलिक स्पेरिकल शेल्स, ये जो कंसेंट्रिक मेटेलिक स्पेरिकल शेल है, इनर स्फीयर में चार्ज था, स्विच क्लोज करने के बाद जैसे हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो क्या हुआ कि पूरा पूरा चार्ज जो है ना सरफेस को चला गया। पूरा चार्ज अगर आउटर सरफेस को जाएगा, आउटर स्फीयर में जाएगा, तो जाके हम प्रूव कर सकते हैं कि ए स्फीयर का और बी स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। सो ये अभी स्टेडी स्टेट में आ चुका है। स्टेडी स्टेट में सिचुएशन कुछ ऐसे होगा, समझ पा गया। चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन के पीछे लॉजिक क्या था, लॉजिक जो था वो यहां पे कंसेप्ट फॉर्म में लिखा गया है कि मेटालिक जो स्फीयर है या स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस के इक्वल होता है। समझ पा रहे, चलेगा। तो इसको अभी मैं इरेज कर लेता हूं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके सामने है, देख लीजिए। तब तक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां जैसे 2 स्पेरिकल शेल लिया था, यहां पे 3 स्पेरिकल शेल है। सो दीज आर 3 स्पेरिकल शेल्स, ऑल आर कंसेंट्रिक स्पेरिकल शेल्स। सभी स्पेरिकल शेल में चार्जेस आपको दिया है। फर्स्ट जो सबसे इनर मोस्ट है उसका चार्ज क्या है, Q1 है। इनर मोस्ट ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। तो चार्जेस क्या है, Q1, Q2 एंड Q3। कंसेप्ट तो वही इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसको मैं रहने देता है ना, तो वही कंसेप्ट यूज होगा। सो दैट मींस यहां पे हमें जो है स्पेरिकल शेल्स ए बी सी को लेके एक सिस्टम फॉर्मेशन किया गया है। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ स्पेरिकल शेल्स। तो क्वेश्चन क्या है, हियर वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। जैसे कि इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं। सो बी पॉइंट पे पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, और एक पॉइंट ले लेते हैं जैसे कि सी पॉइंट पे पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। सो क्वेश्चन क्या है, सो फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिटरमाइन पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी एंड पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट सी। ये क्वेश्चन मार्क है। तो कुछ सोचिए, आप ही सोचिए क्या करेंगे। आपके सामने कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को आपके इन्वॉल्व करना है। ओके, चार्ज सिर्फ सरफेस में है, चार्ज सरफेस में तो अंदर पोटेंशियल क्या आएगा, कांस्टेंट। सोच लीजिए, अगर मैं बी पॉइंट लेता हूं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो पॉइंट है ना उसका पोजीशन अलग अलग स्फीयर के रेस्पेक्ट क्या है। अगर मैं इसी केस में कोई भी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट में बाहर लेता, जैसे कि सपोज एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम यहां ले लेते हैं, जैसे ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो आप क्या करते हैं, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। उसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। ओके, ये तो इनसाइड सरफेस का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। बट आउटसाइड का क्या आएगा, जो आउटसाइड का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर। सो आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, सेंटर से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस है। यहां पे क्या था, सरफेस का डिस्टेंस था, क्यू बाय कैपिटल आर था। कैपिटल आर उसका रेडियस है। तो फिर आप ही बताइए कि आप जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल पूछा गया है उस पॉइंट का पोजीशन को ध्यान दीजिए। उस पॉइंट का पोजीशन कैसा है, अलग अलग स्फीयर के रेस्पेक्ट उसका पोजीशन को आप डिटरमाइन कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल बी पॉइंट जो है वो बी के रेस्पेक्ट क्या है, सरफेस का पॉइंट है। बट ए के रेस्पेक्ट आउटसाइड पॉइंट है और सी के रेस्पेक्ट इनसाइड पॉइंट है। दैट मीन्स हमें पोजीशन डिटरमाइन करना पड़ेगा। सो पॉइंट बी का अगर हम बात करते हैं, पॉइंट बी कैसा है, सो विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर कौन सा, ए। स्फीयर ए के रेस्पेक्ट ये कैसा पॉइंट है, ये है आउटसाइड पॉइंट, है ना। स्फीयर ए के रेस्पेक्ट ये आउटसाइड पॉइंट है। और उसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो है सेंटर से लेके कितना है, बी है ना। ये डिस्टेंस क्या है, बी है। तो सिमिलरली विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर कौन सा, विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर बी, है ना, ये कौन सा आएगा, सरफेस, है ना। तो पॉइंट बी के रेस्पेक्ट क्या होगा, सरफेस पॉइंट होगा। और सिमिलरली विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर कौन सा, सी के रेस्पेक्ट, जैसे कि आउटर मोस्ट स्फीयर है, सी के रेस्पेक्ट बी पॉइंट क्या है, इनसाइड है ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, आउटसाइड, बी क्या होगा, सरफेस, सी क्या होगा, इनसाइड। इसके रेस्पेक्ट ये पॉइंट का पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है इनसाइड। ये आपको डिटरमाइन करने को बोला था। अगर आपने ये डिटरमाइन कर लिया तो आप उस हिसाब से फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो पता चल गया कि बी का जो पोजीशन है ना वो अलग अलग स्फीयर के रेस्पेक्ट क्या है, वो अगर पता कर ले तो आपने उस हिसाब से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंड आपको तो बताया गया कि यू हैव टू कंसीडर इफेक्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग चार्जेस, है ना।
तो आपको बी के पास पोटेंशियल निकालना है, बट इफेक्ट सबका लेना पड़ेगा। इफेक्ट आपको ए का लेना पड़ेगा, सी का लेना पड़ेगा, बी का लेना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, सो बताइए आप। सो देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी? बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? पूरा जो सिस्टम है उसका पोटेंशियल क्या होगा बताइए। ए से शुरुआत करते हैं। ए का रिस्पेक्ट क्या है? आउटसाइड। आउटसाइड फॉर्मूला आपके सामने है, आउटसाइड फॉर्मूला आपके सामने है, तो क्या लिखूंगा मैं? दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0। ए का चार्ज कितना है? Q1। सो Q1 बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, जो कि B है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस ए का सेंटर से, ए का सेंटर से कितना? B है, इसलिए मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? B लिखना पड़ेगा। तो ये कंट्रीब्यूशन किसका आया? ए स्फीयर का आया। प्लस यहां पे मैंने सभी चार्जेस को ना पॉजिटिव ले रखा हूं, तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चलिए अभी हम इफेक्ट किसका लेंगे? स्फीयर बी का इफेक्ट लेंगे। स्फीयर बी के हिसाब से क्या है? ये सरफेस पे है, सरफेस पे है तो सरफेस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सरफेस का फॉर्मूला आपके सामने है ना, तो उस हिसाब से मुझे क्या लिखना पड़ेगा? तो 1/4πε0। बी स्फीयर का चार्ज कितना है? Q2 अपन बी स्फीयर का रेडियस कितना है? B है। देखिए तो ए स्फीयर का कंट्रीब्यूशन आ गया, बी स्फीयर का कंट्रीब्यूशन आ गया, अब कौन सा रहेगा? सी स्फीयर का कंट्रीब्यूशन। सी के रेस्पेक्ट पॉइंट क्या है? इनसाइड है, इनसाइड। सी के रेस्पेक्ट इनसाइड, तो क्या होगा? मैंने क्या बताया था कि सरफेस का फॉर्मूला और इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। तो सी स्फीयर का सरफेस का फॉर्मूला, सी स्फीयर का सरफेस का फॉर्मूला और सी स्फीयर का इनसाइड का फॉर्मूला क्या आएगा? सेम आएगा। इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्लस सी स्फीयर का सरफेस का फॉर्मूला। सी स्फीयर का सरफेस का फॉर्मूला मतलब क्या है? 1/4πε0 Q3/c। बिकॉज सी स्फीयर का रेडियस क्या लिया गया? सी लिया गया है। सो दैट देखिए, ध्यान दीजिए क्या करना पड़ रहा है। तो ये है ए स्फीयर का कंट्रीब्यूशन, ये है बी स्फीयर का कंट्रीब्यूशन, ये क्या है? सी स्फीयर का। सो दिस कंट्रीब्यूशन इज ड्यू टू चार्ज ऑफ स्फीयर ए। ये स्फीयर ए का कंट्रीब्यूशन है, दिस इज ड्यू टू चार्ज ऑफ कौन सा? स्फीयर बी, एंड दिस इज ड्यू टू चार्ज ऑफ स्फीयर सी। ए बी सी तीनों के लिए तीनों टर्म्स आ गया है। सो फाइनली दिस विल बी द टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट पी ड्यू टू होल सिस्टम। समझ में आ गया? चलिए कोई बात नहीं। जैसे पॉइंट बी का मैंने सॉल्व किया, वैसा ही आप पॉइंट सी का सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो सोचिए अगर हम पॉइंट सी का बात करें तो कौन सा स्फीयर के लिए कौन सा पोजीशन है। सो नेक्स्ट ध्यान दीजिए, पॉइंट सी आप ही अभी बता सकते हैं। पॉइंट सी जो है विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर ए क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर ए क्या होगा? ये होगा आउटसाइड, दिस विल बी आउटसाइड, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट सी पॉइंट क्या है? बाहर है। सिमिलरली विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर बी क्या होगा? बी का रेस्पेक्ट क्या होगा? वो बी आउटसाइड, क्योंकि हम सी पॉइंट को आप ध्यान दीजिए आउटसाइड होगा या नहीं आप खुद ही बताइए। फिर विथ रेस्पेक्ट टू कौन सा स्फीयर रह गया? विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर सी क्या होगा? सरफेस, सी स्फीयर का सरफेस में, है ना। तो एक बार ये आपको पता चल गया तो आप क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अभी आप बताइए कि वी सी को क्या लिखा जाए? ए के रेस्पेक्ट आउटसाइड, ए के रेस्पेक्ट आउटसाइड, बी के रेस्पेक्ट आउटसाइड और सी के रेस्पेक्ट सरफेस। तो ए के रेस्पेक्ट आउटसाइड मतलब क्या लिखना पड़ेगा? 1/4πε0 Q1/c। सी क्यों लिखा? बिकॉज सेंटर से लेके ए स्फीयर का सेंटर से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का दूरी क्या है? सी है। समझ पा रहे हैं ना? यहां से डिस्टेंस क्या है? सी है। इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? सी लिखना पड़ेगा। आउटसाइड के लिए देखिए ना, स्मॉल आर क्या है? सेंटर से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस है। यहां सेंटर से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है? सी है ना। तो ये आएगा प्लस बी स्फीयर का कंट्रीब्यूशन 1/4πε0। यस, क्या लिखना पड़ेगा? Q2/c, बिकॉज बी के लिए। समझ में आ गया? तो फिर यहां पे ये टर्म आ गया, Q2/c आ गया, क्योंकि सी पॉइंट बी स्फीयर के रेस्पेक्ट क्या है? आउटसाइड पॉइंट है। समझ पा रहे हैं ना? और बी स्फीयर, ए स्फीयर, बी स्फीयर, सी स्फीयर क्या है? सब कुछ कंसेंट्रिक है। तो सेंटर से लेके ए का सेंटर जो है वही बी का सेंटर है। तो ए का सेंटर से भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का दूरी क्या था? सी था। और बी का सेंटर से भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का दूरी क्या है? सी ही है ना। तो यहां पर भी सी आएगा, यहां पर भी सी आएगा, बिकॉज दोनों के लिए आउटसाइड फॉर्मूला लगा रहे हैं। चलिए अभी थर्ड स्फीयर कौन सा है? स्पी स्फीयर है। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? 1/4πε0 Q3/c। उसके लिए भी नीचे सी आएगा क्योंकि उसका सरफेस का फॉर्मूला लगेगा। तो सी के रेस्पेक्ट, सी स्फीयर के रेस्पेक्ट सी पॉइंट कहां है? सरफेस में। इसलिए मैंने सरफेस का फॉर्मूला पुट किया। ये खुद सी स्फीयर का रेडियस है। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जब भी आपको पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, सबसे पहले आप पॉइंट का पोजीशन अलग अलग स्फीयर के रेस्पेक्ट ढूंढिए। जैसे कि सी पॉइंट ए और बी दोनों के लिए आउटसाइड है तो आउटसाइड का फॉर्मूला लगा दिया, और सी के लिए सरफेस है तो सरफेस का फॉर्मूला लगाया। उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है।
चलेगा? तो कोई बात नहीं, तो होपफुली आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो आज के क्लास का थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है उस पे हम एक ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअली इंफॉर्मेशन कैसे दिया है कि आपको कंसेंट्रिक आपको एक स्फीयर दिया है, दैट मींस स्फेरिकल शेल दिया है, बट स्फेरिकल शेल का कुछ थिकनेस है, थिन स्फेरिकल शेल नहीं है। देखिए कुछ सिचुएशन ऐसा है, देखिए कि यहाँ पे ये है इनर सरफेस, जो स्फीयर है ना स्फेरिकल शेल का, ये इनर सरफेस है, ठीक है। दिस इज इनर सरफेस एंड दिस इज आउटर सरफेस, ये है आउटर सरफेस। ओके, देखिए आउटर सरफेस का रेडियस b ले लेते हैं और इनर सरफेस का रेडियस a ले लेते हैं। इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। मतलब आप ऐसे सोचिए, यहाँ पे कैविटी है ना, सॉलिड स्फीयर है और यहाँ पे कैविटी है। ये मेटालिक नहीं हो सकता, ये मेटालिक स्फीयर नहीं है, ये नॉन मेटालिक स्फीयर है। मेटालिक होता तो चार्ज कहाँ पे होता, सिर्फ सरफेस पे होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चार्ज जो है ना थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जैसे कि ये है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप केयरफुली ध्यान दीजिए। तो इसका जो है ना फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सपोज इनर सरफेस का रेडियस a ले लेते हैं, आउटर सरफेस का रेडियस b ले लेते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू प्लॉट ए ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस, ये क्वेश्चन है। तो कैसे होगा, आप वर्क कैसे करेंगे? सो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान दीजिए। ये क्या मेटेलिक हो सकता है? नहीं, ये मेटेलिक नहीं हो सकता। ये क्या होगा, नॉन मेटेलिक होगा या नॉन कंडक्टिंग होगा। देखिए बेटा, कंडक्टिंग बोलना और मेटेलिक बोलना क्या है, एक ही बात है। कंडक्टिंग और मेटेलिक एक ही बात है, नॉन कंडक्टिंग और नॉन मेटेलिक एक ही बात है ना। जैसे कि प्लास्टिक स्फीयर, ग्लास स्फीयर, ऐसा आप ले सकते हैं, बिकॉज चार्ज थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है ना। इसका जो टोटल चार्ज है आप वो भी ले सकते हैं या चार्ज डेंसिटी ले सकते हैं। सपोज हम इसका चार्ज डेंसिटी को रो डिफाइन कर लेते हैं, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और कुछ बोला नहीं तो रो को हमें क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। दैट मींस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो क्वेश्चन ये है, प्लॉट ए ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लॉट ए ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉलर का मतलब क्या है, रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस कहां से मापा जाएगा, सेंटर से मापा जाएगा। जैसे कि यहां पे अलग अलग पोजीशन आएगा ना, आप तो कॉन्फिडेंट हो कि इनसाइड फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं यहां पे फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। एकदम अंदर का स्पेस में फील्ड आएगा नहीं, है ना। फील्ड कहां पे आएगा, फील्ड कौन से रीजन में आएगा, फील्ड एक तो ये वाला रीजन में आएगा और एकदम बाहर भी फील्ड आएगा। उस फील्ड को आपको प्लॉट करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो हम कैसे करेंगे? सो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इसलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। सो सपोज ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, सोच लीजिए सपोज ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो कि इनसाइड है। अगर इनसाइड कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो आप वहां पे फील्ड कैसे निकाल सकते हैं? आपको मालूम है, हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, चार्ज एनक्लोज निकालेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो फिर आप फील्ड निकाल सकते हैं, है ना। सो गॉस लॉ से बहुत ही आसानी से फील्ड निकाला जा सकता है। तो ये है स्मॉलर मींस ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। तो ये जो स्मॉलर ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है उसको रेडियस मानते हुए लेट अस कंसीडर अ स्फीयर, लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस, और आप इसको गॉसियन सरफेस मान लीजिए। ये जो स्फेरिकल सरफेस है, दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये कितना चार्ज एनक्लोज किया ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉलर है। चार्ज एनक्लोज मतलब क्या, यहां से यहां तक चार्ज लेना पड़ेगा, है ना। इस सरफेस और ये सरफेस, उसके बीच में जो चार्ज है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो वो कितना आएगा, रो तो ऑलरेडी आपको दिया है, चार्ज डेंसिटी दिया है। सो देयरफॉर ओके, हम वर्क कहां के लिए कर रहे हैं, इनसाइड के लिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो इनसाइड पॉइंट के लिए हम वर्क कर रहे हैं। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज एनक्लोज्ड, Q enclosed विल बी इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम। आप डायरेक्टली डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। सो रो इनटू कौन सा वॉल्यूम, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब माइनस AQ, ऐसे लिख सकता हूं। यस, बिकॉज हमें उस वॉल्यूम को लेना पड़ेगा जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, इस पोर्शन का वॉल्यूम है। ये पोर्शन मतलब क्या है, ये जो बड़े वाला स्फीयर है, बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, माइनस इस छोटा स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे इसको माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग वॉल्यूम जो बच गया है ना, उसका चार्ज मिल गया आपको। सो दिस इज Q enclosed। समझ पा रहे हो? यस, वंस ये मिल गया तो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। सो इस क्वेश्चन को गॉस
लॉ से सॉल्व किया जाएगा। सो फ्रॉम गॉस लॉ हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एन क्लोज, जो आपके सामने है ना, क्यू एन क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए अगर आप गॉसियन सरफेस लेते हैं, सो गॉसियन सरफेस के डायरेक्शन, जैसे ये देखो ds का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, सेम आएगा। तो ds का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। तो ये अगर ये फील्ड का डायरेक्शन सेम आएगा तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ई डी एस कॉस जीरो। तो ई को हम बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज ई जो है कांस्टेंट है। इस स्फीयर जो लिया गया, जो गॉसियन सरफेस लिया गया, ये सिमेट्रिक होने की वजह से सभी पॉइंट पे फील्ड क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। सो दैट विल बी आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन। और ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 4 पाई स्मॉलर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बाहर आ गया और ds का इंटीग्रेशन कितना आ गया, पूरा स्फीयर का एरिया 4 पाई स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड विल बी इक्वल्स टू रो इनटू 4 बाय 3 पाई आर क्यू माइनस क्या, ए क्यू। देखिए कैसे फाइंड आउट किया जा रहा है, यहां से आप फील्ड का एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर पा रहे हैं। सो यहां से 4 पाई कैंसिल, सो दैट फील्ड का एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, देखिए। सो दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन दिस रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आ रहा है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 4 पाई कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, रो इनटू आर क्यू माइनस ए क्यू, रो इंटू आर क्यू माइनस ए क्यू होल डिवाइडेड बाय क्या, बाय आर स्क्वायर, ऐसा। रो इंटू आर क्यू माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एक 3 भी बचा हुआ है और एप्सिलॉन भी बचा है, सो 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। सही लिख रहा है, ये आएगा आपको। देखिए आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, उससे भी आएगा। तो आपको क्या मिलेगा, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये सब कांस्टेंट है, तो क्या मिलेगा, आर क्यूब बाय आर स्क्वायर, कितना आ गया, आर माइनस ए क्यूब बाय आर स्क्वायर। तो इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो उस रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन में फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉलर आपके सामने, तो आप फील्ड को एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आप एक्सप्रेस कर चुके हैं। आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए ग्राफ प्लॉट करने से पहले आपको फंक्शन मालूम होना चाहिए ना, फंक्शन कैसा है, किस कर्व का फंक्शन है, कर्व कैसे होगा, उसका स्लोप कैसे वेरी करेगा। तो ग्राफ कोई ड्राइंग नहीं है, कितने बार आपको बताया ना, ग्राफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस सब कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं। ग्राफ क्या है, कर्व का बिहेवियर को स्टडी किया जाता है ना। कर्व का बिहेवियर को कैसे स्टडी करते हैं, उसमें स्लोप का बिहेवियर स्टडी किया जाता है, मोस्टली स्लोप का बिहेवियर स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो वंस ये आपके ध्यान में आ गया, तो ये इस रीजन का फील्ड अभी हमें मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, आउटसाइड चलेंगे। सो नेक्स्ट वी विल गो टू आउटसाइड। सो इसलिए therefore we have to consider Gaussian surface outside of the sphere. Okay, so let this be Gaussian surface. Again हम यहाँ पे spherical Gaussian surface ले रहे हैं। So ये outside हम कंसिडरेशन कर रहे हैं। So अगर आप outside ले रहे हैं तो आप मेथड तो सिमिलर है, उसी मेथड से आप वर्क कर सकते हैं। बाय द सेम मेथड हम वर्क कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, सो यहाँ पे सिमिलर केस है। अगर आप छोटा सा एरिया लेते हैं तो ds का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, सेम आएगा, ये आउटसाइड है ना, डायरेक्शन विल बी सेम और मेथड बिल्कुल सिमिलर है। अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, सो आउटसाइड के लिए क्या होगा, फॉर आउटसाइड ऑफ द स्फीयर क्यू एनक्लोज्ड, ये सबसे पहले हम डिटरमाइन कर लेते हैं। सो क्यू एनक्लोज्ड कितना आएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू रो इनटू टोटल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना। सो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, इस वॉल्यूम का लेना नहीं पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, वहां पे चार्ज नहीं है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4 बाय 3 पाई बी क्यू माइनस क्या, ए क्यू। यहां पे क्या था, यहां पे हम इस पोर्शन का चार्ज निकाल रहे थे, इस पोर्शन का, इसलिए मैं आर क्यू माइनस ए क्यू लिखा था। पर अभी हमें क्या, पूरा पोर्शन का चार्ज निकालना है, पूरा पोर्शन, इसलिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, बी क्यू माइनस ए क्यू लिख रहा हूं। समझ पा रहे हैं, यस। सो देयरफॉर गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन of E dot ds will be equals to Q enclosed by epsilon naught. So this will be equals to 1 by epsilon naught into Q enclosed. Q enclosed. सिमिलर नेचर है, यहाँ पर भी फील्ड और एरिया का डायरेक्शन सेम है, तो आप फील्ड को बाहर निकाल देंगे, दिस इज आउटसाइड फील्ड। और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 पाई स्मॉलर स्क्वायर। बिकॉज अगेन जो स्मॉलर है, स्मॉलर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। स्मॉलर क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है, एंड ऑल्सो सेम एज रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, वो क्या आएगा, 4 पाई स्मॉलर स्क्वायर। बस ये आउटसाइड है,
1 by epsilon naught into 4 by 3 रो इंटू 4/3 पाई इंटू बी क्यू माइनस ए क्यू। देखिए यहां से आपको आउटसाइड फील्ड मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, है ना। अगेन 4 पाई इज कैंसिल, सो आपको आउटसाइड फील्ड का एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है देख लीजिए। दिस विल बी इक्वल्स टू 4 पाई इज कैंसिल, सो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सो बी क्यू माइनस ए क्यू होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो बी क्यू माइनस ए क्यू ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ये बी ए रो एप्सिलॉन नॉट ऑल आर कांस्टेंट, सो दैट मींस आउटसाइड जो है दिस फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर आ गया। इसका ग्राफ आप कई बार बना चुके हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ को आपको ध्यान में आ गया। इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहां पे इसको हम कैसा, इस फंक्शन का बिहेवियर हम कैसे चेक करेंगे, इसका स्लोप इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कैसे हम पता करेंगे, उसके लिए हमें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो आपके लिए ये जो एक्सप्रेशन है वो यहां इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा एक्सक्लूसिव है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बिहेवियर आपको स्टडी करना है ना। तो इसका स्लोप का वेरिएशन को देखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आपका एक्सप्रेशन आपके सामने आ चुका है। इनसाइड एकदम अंदर 0 आएगा, इस रीजन में फील्ड का एक्सप्रेशन ये आएगा और आउटसाइड के लिए आएगा। तो ये सभी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें फाइनली ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। तो हम कैसे करें, प्लॉट कैसे करें ग्राफ को, अभी आप देख लीजिए। ये सारे फंक्शन देखिए। तो ग्राफ प्लॉटिंग में अभी हम ध्यान देते हैं क्योंकि आपके सामने ये सारी चीजें आ चुका है। सो हम देखिए इसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन है। इस एक्सप्रेशन के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो स्मॉलर है ना, ये स्मॉलर ए और बी उसके बीच में होना चाहिए। स्मॉलर का जो वैल्यू है इस रीजन में होना चाहिए। और इसके लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है, ये आउटसाइड से बस आगे आगे जाएगा, मतलब जो b है b से बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए स्मॉलर जो है b से बड़ा होना चाहिए और इस एक्सप्रेशन के लिए स्मॉलर a और b के बीच में होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? यस। तो अब मैं इस जगह को इरेज करके यहां पे मैं अभी क्या करूंगा, ग्राफ प्लॉट करूंगा। आप इसको नोट डाउन कर लेना। सो ग्राफ हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आखिरी में यहाँ पे प्लॉट होने वाला है। काफी काम करना पड़ता है फिर जाके ग्राफ बनता है। सो सोचिए ग्राफ कैसे बनेगा। सो वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। हम गॉस लॉ से बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियल डिस्टेंस। तो ग्राफ इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियल डिस्टेंस। सो ग्राफ कैसा आएगा, देखिए स्मॉल आर जब तक a होगा, a मतलब क्या है, इनर सरफेस का रेडियस, तब तक तो फील्ड क्या आएगा, 0 ही आएगा। तब तक फील्ड आएगा ही नहीं, है ना। तब तक फील्ड जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो इस पोर्शन पे ग्राफ ऐसा आएगा, 0 को लाई करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, उसके बाद ग्राफ का जो नेचर है ये हमें स्टडी करना चाहिए। इसके बाद ग्राफ का नेचर कैसे होगा, है ना, इसके बाद कैसे होगा। तो इसके बाद जो है a से लेके कहां तक, b तक, फ्रॉम ए टू बी ग्राफ का बिहेवियर कैसे होगा इस, और बी के आगे कैसे होगा, ठीक है। बी के आगे तो ये फंक्शन आपको पता है, बट ये फंक्शन आपको अच्छे से पता नहीं है। इसको पता करना पड़ेगा, इसका नेचर को समझना पड़ेगा। तो चलिए इस ड्यूरेशन में जो नेचर है इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर आपके सामने एक फंक्शन है, मैं इसको अलग सा दिख रहा हूं, अलग सा हम यहां लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको इरेज करके इस जगह में उस फंक्शन का बिहेवियर हम स्टडी करेंगे। ओके, कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस। सो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r माइनस ए क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फंक्शन देखिए, इसको प्लॉट करना है। सो कोई भी फंक्शन, कोई भी अननोन फंक्शन को प्लॉट करने में, उसका ग्राफ प्लॉट करने में डेरिवेटिव सबसे ज्यादा आपको मदद करता है। डेरिवेटिव या स्लोप, डेरिवेटिव मींस व्हाट, स्लोप। स्लोप आपको हेल्प करेगा। तो स्लोप के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ प्लॉटिंग में डिफरेंशिएशन का काफी रोल है। डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। सो डी ई बाई डी आर, आर के रेस्पेक्ट जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो आपको रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ये तो कांस्टेंट है, ये साइड हो गया। सो डी बाई डी आर ऑफ आर कितना आएगा, 1 आएगा। सो पहला टर्म जो है 1 आएगा माइनस, क्योंकि आर का डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट कितना आएगा, 1 आएगा ना। सो इनटू ए क्यू को बाहर ले लिया, ए क्यू बाहर आ गया, इनटू डी बाय डी आर। यहां पे क्या अगला आर था ना, इसका 1 आ गया। सो डी बाई डी आर ऑफ आर इज टू क्या, -2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए क्यू आर इज टू -2 का डेरिवेटिव क्या होगा, दिस विल बी -2 इंटू आर इज टू -3। देखिए इस तरीके से कुछ स्लोप आ रहा है ना। तो स्लोप को अगर हम एक्सप्रेस करें, स्लोप को अगर हम एक्सप्रेस करें तो फाइनल आपको क्या मिलेगा,
फाइनल आपको ये मिलेगा कि रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस, ये माइनस नहीं आएगा प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2a³ बाय क्या r³। देखिए ये जो है ये स्लोप का एक्सप्रेशन है, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, स्लोप। तो इसका स्लोप जो है ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो जैसे कि आप अगर आप r जो है r को बढ़ाएंगे, अगर r बढ़ेगा, r बढ़ने से ये टर्म क्या होगा, कम होगा, ये कम होगा तो स्लोप भी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो इससे आपको पता चल गया ग्राफ कर्व लाइन होगा, ऐसा कर्व होगा जिसका स्लोप क्या हो, स्लोप क्या हो, डिक्रीज हो, है ना, स्लोप जिसका डिक्रीज हो। सो दैट मीन्स यहां पे हम लिख सकते हैं इफ r इज इंक्रीजिंग, इफ r इज इंक्रीजिंग, बट कहां से कहां इंक्रीज होगा, ए से बी तक इंक्रीज होगा, उसके आगे इंक्रीज मत करना। इफ r इज इंक्रीजिंग देन स्लोप इज क्या, डिक्रीजिंग, क्योंकि r बढ़ेगा तो ये डिनोमिनेटर बढ़ने से ये कम होगा तो स्लोप क्या होगा, कम होगा, इज डिक्रीजिंग। इस बात को ध्यान में रखो। तो दैट मीन्स हमें ऐसे कर्व बनाना चाहिए जिसका स्लोप क्या हो, डिक्रीज हो, है ना, इंक्रीज ना हो, है ना। तो इस तरीके से इस फंक्शन का बिहेवियर पता चल गया। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ओके बेटा, समझ पा रहे हो ना। उसके आगे जो ग्राफ बनेगा तो ग्राफ में कर्व लाइन तो बनेगा, बिकॉज ये कर्व लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। स्ट्रेट लाइन सिर्फ तब आएगा जब कर्व क्या आएगा, y = mx + c फॉर्म में आएगा ना, तो उस इक्वेशन के लिए क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसके आगे ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा ग्राफ का नेचर। उसका अगला ग्राफ देखिए, तो A to B आपको ग्राफ का नेचर समझ में आ गया, ऐसा आएगा। देखिए सो 0 to A ग्राफ का नेचर कैसा है, ये तो 0 है, यहां पे फील्ड क्या है, यहां पे फील्ड क्या है, 0 है ना। उसके आगे का फील्ड देखिए इस तरीके से आएगा, ये ऐसा कर्व है जिसका स्लोप क्या हो रहा है, जिसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है। इस कर्व का स्लोप डिक्रीज हो रहा है ना, बिकॉज कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बोलते हैं कि ग्राफ ऐसे भी बनना चाहिए, ऐसे भी बनना चाहिए, बट इस कर्व का स्लोप क्या हो रहा है, इस कर्व का स्लोप बढ़ रहा है, बट हमको मैथमेटिक्स क्या बता रहा है, स्लोप कम होना चाहिए, इसलिए ये क्या होगा, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होगा। कई बार बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, ड्राइंग जैसे सोचते, ग्राफ को ड्राइंग जैसे सोच के किसी भी हाथ को घुमा लेते हैं, ऐसे नहीं करने का, है ना, ऐसा नहीं करने का, लॉजिक है उसको लगाना पड़ता है। उसके आगे जो है बी का आगे क्या होने वाला है, बी के आगे तो आपको पता है कि ग्राफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो नेक्स्ट कर्व कैसे बनेगा, नेक्स्ट कर्व में आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² दिखाना पड़ेगा। सो दैट मींस ग्राफ कहीं ना कहीं इस तरीके से वेरी करेगा, ये एसिम्प्टोट हो जाएगा ना, रेडियल एक्सिस एसिम्प्टोट हो जाएगा, और इन्फिनिटी में क्या होगा, ये क्या होगा, 0 होगा। सो ग्राफ या कर्व का नेचर देखिए कुछ ऐसे होने वाला है, ठीक है। सो ये है ई आउटसाइड, है ना, यहाँ पे ई आउटसाइड का ग्राफ कैसा आएगा, ई आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इसलिए ये इनफाइनाइट में उसको मिलेगा, बीट करेगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत बार आते हैं फिजिक्स में, और इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन आया तो आप देखिए ना, ये सारे काम जो था ये इंपॉर्टेंट था, इसको इग्नोर मत कीजिए। ये जो काम है करवाया ना, ये सारे काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे वर्क जो है ना इसको करना पड़ता है, इसको करेंगे तो भी आपको फंक्शन का बिहेवियर समझता है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। ओके, चलेगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, समझ में आ गया। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ये भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पे एक मेटालिक स्फीयर दिया है, ओके, आपके सामने ये क्या है, मेटालिक स्फीयर है, और मेटालिक स्फीयर के सामने एक चार्ज को रखा गया है। स्फीयर इज न्यूट्रल, मेटालिक स्फीयर का कोई चार्ज नहीं है, वो क्या है, न्यूट्रल है, दिस इज अ न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर, और इसके सामने चार्ज +q रखा गया है, और सारे डिस्टेंस दे दिया है, जैसे कि सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस स्मॉलर, और आर्बिट्ररली रैंडमली उसके अंदर एक पॉइंट लिया गया जिसको a मान लेते हैं, और क्वेश्चन में गिवन है कि a से चार्ज तक का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो क्या है, r1 है, ठीक है। r एंड r1 आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में r दिया है, क्वेश्चन में r1 दिया है, चार्ज दिया है, मेटालिक स्फीयर दिया है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर एट द पॉइंट a। देखिए बेटा कि अगर ये चार्ज होगा तो चार्ज, इस चार्ज की वजह से मेटालिक स्फीयर में क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, है ना। तो क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं कि ये अगर +q है तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता हुआ दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे इंड्यूस चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, -q होगा, और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा, ठीक है। सो एक साइड
माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और एक साइड प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। ये जो चार्ज इंड्यूस होंगे, इंड्यूस चार्ज के द्वारा ए पॉइंट पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पूछा गया है। बात को समझिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज ऑन सरफेस, है ना, चार्ज कहां पे इंड्यूस हुआ है, सरफेस पे हुआ है, एट पॉइंट ए पे आपको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करें, कैसे इसको डिटरमाइन करें, कुछ थॉट प्रोसेस आपके मन में आ रहा है। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। किसका पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उनका कलेक्टिव पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। दैट मींस ये माइनस का और ये प्लस का पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। कहां डिटरमाइन करना है, ए पॉइंट पे डिटरमाइन करना है, जो कि सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा एसिमेट्रिक पोजीशन में है, एसिमेट्रिक पोजीशन में है। सो ये क्या है, माइनस क्यू है, ये क्या है, प्लस क्यू है। ये माइनस क्यू प्लस क्यू का पोटेंशियल आपको निकालना है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, यहां पे नहीं, यहां पे डिटरमाइन करना है। सो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचिए, आप लोग सोच लीजिए। आपको पता है अच्छे से कि मेटालिक स्फीयर के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। उस बात आपके क्लिक में आना चाहिए, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जो फील्ड है ना, इनसाइड मेटल, इनसाइड, है ना, इनसाइड मेटल स्फीयर, जैसे कि आपको यहां पे मेटल स्फीयर ही दिख रहा है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट। हमेशा आपको बताया गया कि जहां पे आप फील्ड निकालते हैं या पोटेंशियल निकालते हैं, आपको सारे सराउंडिंग चार्जेस के इफेक्ट लेना चाहिए। ठीक है ना, तो इनसाइड मेटल स्फीयर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, जीरो होता है। और फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है, विच इंप्लाइज दैट पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। फील्ड जीरो तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कौन सा पोटेंशियल सेम आएगा, वो के पास पोटेंशियल और ए के पास पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरीके से आपका आइडिया लगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन को कंसेप्ट से लिंक करना पड़ेगा, लिंक करेंगे तो जाके आपके मन में आइडिया आएगा, है ना। सो वी इनसाइड कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, सो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी ए के पास पोटेंशियल इज इक्वल टू ओ के पास पोटेंशियल, है ना। ओ के पास पोटेंशियल और ए के पास पोटेंशियल क्या है, सेम है। बट ये कौन सा पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल मैंने लिखा इसमें सारे चार्ज का इफेक्ट को मिला के लिखा, है ना। सो बाय कंसीडर, ये जो लिखा गया है ना, दिस इज बाय कंसिडरिंग इफेक्ट ऑफ ऑल चार्जेस। तो इसको तो आप हमेशा ध्यान में रखिए, बाय, ये मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूं, बाय कंसिडरिंग क्या, इफेक्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग, इफेक्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग क्या, चार्जेस। ओके, वो सब कुछ कंसिडरेशन करते हुए आप बीए और बीओ को इक्वल कर रहे हैं। अच्छा, बीए के पास जो पोटेंशियल आएगा कौन से चार्ज के इफेक्ट की वजह से आएगा, तो बीए के पास जो आएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं कि बीए के पास जो पोटेंशियल आएगा उसमें एक तो बीए के पास पोटेंशियल प्लस क्यू का आएगा, ये वाला चार्ज का जो बाहर चार्ज है ना, आउटर साइड जो चार्ज है, प्लस ए के पास पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से आएगा, इंड्यूस्ड चार्ज जो हमें पूछा गया है। तो ए पॉइंट के पास पोटेंशियल को कौन कौन कंट्रीब्यूट करेंगे, आप देखिए, ए के पास पोटेंशियल को आउटर साइड जो चार्ज है वो कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस ये जो दोनों इंड्यूस्ड चार्जेस है वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। खाली इंड्यूस्ड लिखा तो मैंने यहां पे माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों का इफेक्ट को मिला के लिख रहा हूं, समझ पा रहे हो। तो इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब क्या है, नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज और पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज दोनों के इफेक्ट को मिला के लिख रहा हूं। सो दैट मींस ए पॉइंट के पास जो पोटेंशियल आएगा ये इस तरीके से आएगा। हम ये दोनों को मिला के क्या लिख रहे हैं, बीए लिख रहे हैं। इन दोनों को मिला के क्या लिख रहे हो आप इसको लिख रहे हो क्या, बीए, जो भी यहां पे लिखा हूं। सिमिलरली इज इक्वल टू ओ के पास भी दोनों का इफेक्ट आएगा। ओ के पास क्या होगा, ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा, बीओ ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू प्लस बीओ, ओ के पास पोटेंशियल ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू वही इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो है इसको मैं मिला के क्या लिख रहा हूं, वीओ लिख रहा हूं। जैसे यहां पे बीए इज इक्वल बीओ, इसको हमने क्या स्प्लिट करके लिखा, इसको ज्यादा अच्छे से लिखा गया कि बीए को कौन कौन कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस क्यू कंट्रीब्यूट करेगा, वो सब इंड्यूस्ड चार्ज भी कंट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज आपको सभी चार्ज के इफेक्ट लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं ना। यस, अगर आप ये समझ में आ गया है, अब आप बताइए कि ये टर्म क्या होगा, ओ के पास इंड्यूस्ड चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा। बेटा देखो,
इसलिए मैं बोला था कि वो जो है ना एक सिमेट्रिक पॉइंट है, वो जो है चार्ज के रिस्पेक्ट क्या है, सिमेट्रिक है। ये क्या है, चार्ज के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक नहीं है। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो सकते हैं ना। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। तो ये दोनों का इफेक्ट कैंसिलेशन कहां होगा, कैंसिलेशन ओ के पास होगा या ए के पास होगा, क्या लगता है आपको? यस, ओ के पास होगा। देखिए ओ के पास क्या है, वो सिमेट्रिक है। अब देखो ना, ये सब चार्ज क्या है, ओ के रिस्पेक्ट क्या है आपको दिख रहा है, ओ के रिस्पेक्ट क्या दिख रहा है, सिमेट्रिक दिख रहा है ना। तो कैंसिलेशन होने का चांसेस, कैंसिलेशन होने का चांसेस जो है ना ओ पे है, ए पे नहीं है। ए पे क्या है ना, सिमेट्रिक पोजीशन है। समझ पा रहे हैं, ये सारे डिस्टेंस के आपको सारे सेम दिख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा कि ओ के पास नेगेटिव पॉजिटिव जो है कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये जो टर्म है, इनमें से ये जो टर्म है दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। सो हेंस हम क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर इस बात को आप ध्यान में रखिए कि ओ के पास आई मीन एट द पॉइंट ओ पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू जीरो। ये सिमेट्रिसिटी की वजह से प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखो, ये चीज को ध्यान में रखिए। अगर ये जीरो हो गया तो फिर क्या, अगर ये जीरो हो गया है, अगर ये जीरो हो गया है तो फिर आपको आपका आंसर आ चुका है, ऐसा आप समझिए। अभी हम क्या करने वाले हैं बताइए, इसको जीरो कर देंगे तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को इरेज किया और वहां पे आंसर लिख रहा हूं। सो दैट हमें क्या लिखना पड़ेगा, सो देयरफॉर हमें क्या लिखना पड़ेगा, v एट द पॉइंट ए d2 प्लस q, है ना ये वाला टर्म, प्लस v एट द पॉइंट ए ड्यू टू क्या, इंड्यूस्ड चार्ज, v एट द पॉइंट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। यही तो हमारे लिए क्वेश्चन है, यही हमें निकलना है। इज इक्वल v एट द पॉइंट o ड्यू टू प्लस q, प्लस वो टर्म क्या आएगा, जीरो आ गया। सेकेंड टर्म क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गए, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट हम क्या लिख सकते हैं, ए के पास प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, तब भी तो आपको डिस्टेंस दिया है। या आर और R1 कहां पे यूज होगा, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, है ना, 1/4πε0 Q बाय R प्लस V एट द पॉइंट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। यही तो हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। इज इक्वल टू ओ के पास प्लस क्यू का पोटेंशियल है ना, सॉरी ये क्या होगा, R1 आएगा, क्योंकि ए का डिस्टेंस क्यू से क्या है, R1 है, तो इसलिए मुझे ये ए का है ना, ए पॉइंट पे है ना, तो ए पॉइंट का है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, R1 लिखना पड़ेगा ना। क्यू चार्ज का पोटेंशियल है बट ए के पास, तो क्यू से ए का दूरी क्या है, R1 है, यहां पे R1 लिखना पड़ेगा। तो इज इक्वल क्या लिखूंगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर। सो देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, देयरफॉर पोटेंशियल एट ए ड्यू टू व्हाट, इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने इज इक्वल कितना आएगा, 1/4πε0 क्यू, 1/4 क्यू, ये क्या कॉमन चला गया, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बाय आर माइनस क्यू बाय R1, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लीजिए आप। तो ऐसा है कि वाइजली आपको कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वाइजली क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आप दिमाग चलाइए, अपना दिमाग चलाइए, कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, कंसेप्ट को रिकॉल कीजिए, लिंक कीजिए, प्रॉपर तरीके से सोचिए, तो जाके आपका प्रॉपर तरीके से आपको सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिस्कस किया गया। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व था, कंसेप्ट वही इन्वॉल्व था कि मेटालिक बॉडी के अंदर फील्ड क्या आएगा, जो आएगा, फील्ड जो आएगा और पोटेंशियल आएगा, कांस्टेंट आएगा, और जो भी पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा, फील्ड जो आएगा, ये किसके इफेक्ट की वजह से, सभी चार्ज के इफेक्ट की वजह से। बस उस बात को ध्यान में रखिए। तो होपफुली आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपके समझ में आ चुका है तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसके लिए आप ध्यान दीजिए। सो अगला क्वेश्चन, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट करना मत भूलिए, है ना। नोट करना बहुत जरूरी है, नोट करेंगे तभी हम इसको फॉलो ले पाएंगे, उसको फॉलोअप कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, है ना, प्रैक्टिस कर पाएंगे, वो सब चीजें आगे चलेगा आपका। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है मालूम है, कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, एक मेटालिक स्फीयर दिया है, दिस इज अ मेटालिक स्फीयर, और इसको ग्राउंडेड कर दिया गया है। आपको मालूम है कि ग्राउंड कनेक्शन से क्या होता है, क्या बोला गया था आपको, ग्राउंड कनेक्शन होने से क्या होता है, जिस बॉडी को हम ग्राउंडेड करेंगे उस बॉडी का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। आपको बोला गया था कि हम ग्राउंड को रेफरेंस मान के, ग्राउंड मतलब क्या, अर्थ,
और अर्थ है कि कंडक्टिंग स्फीयर है, बहुत बड़ा कंडक्टिंग स्फीयर है, लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ऐसे मानना पड़ेगा। क्योंकि लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है इसलिए हम अर्थ का पोटेंशियल को जीरो मान लिए गए। ठीक है, सो अर्थ का रेडियस तो बहुत बड़ा है ना, 6400 किलोमीटर। देखिए क्या दिया है, सो दिस इज द ग्राउंडेड मेटेलिक स्फीयर, इसको ग्राउंडेड कर दिया गया है। और यहां पे आप स्फीयर का रेडियस को आर ले लीजिए। सो मेटालिक स्फीयर है, ये भी लिख लेते हैं, दिस इज अ मेटालिक स्फीयर। यहां पे ना एक चार्ज है, क्वेश्चन में यहां पे बाहर एक चार्ज दिया है और वो चार्ज को प्लस क्यू ले लेते हैं एंड दिस चार्ज इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी वी वेलोसिटी में मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, वी स्पीड से मूव कर रहा है। सो अच्छा, यहां पे क्या हुआ, ये जो मूव कर रहा है, ये जो ग्राउंडेड कनेक्शन किया हूं, इधर एक करंट को मापने के लिए एक एमीटर लगा दिया ना। करंट किस में मापते हैं, एमीटर में मापते हैं ना, एक एमीटर लगा दिया गया। ठीक है, सो क्या होगा कि जैसे मूव करेगा, जब मूव करेगा ना तो एमीटर का रीडिंग पूछा गया है। सो व्हाट इज रीडिंग ऑफ एमीटर, व्हाट इज क्या रीडिंग ऑफ करंट, व्हाट इज रीडिंग ऑफ करंट, ये आपको पूछा गया है। जब ये चार्ज मूव करेगा तो करंट का रीडिंग क्या होगा, यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या करोगे आप, सोच लीजिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या आइडिया इस पे लगा सकते हैं, कौन सा आइडिया इस पे लगेगा। आइडिया तो बता दिया ना कि कोई भी बॉडी को ग्राउंडेड करोगे उसका पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। सो इसको ग्राउंडेड कर दिया, इस सरफेस को ग्राउंडेड कर दिया तो उसका पोटेंशियल जीरो आ गया। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल निकालने के लिए आपको इफेक्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग चार्जेस लेना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लस क्यू चार्ज है तो चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा, है ना। सो प्लस क्यू और यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू इंड्यूस होगा। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको और भी दिया है शायद, जैसे कि क्वेश्चन जो आपको दिया हूं मैंने इस पे, हाँ इसमें और एक इंफॉर्मेशन ये दिया कि स्फीयर का चार्ज भी क्या है, प्लस Q1 है, ये आपको दिया है ना। क्वेश्चन में प्लस क्यू भी दिया है और प्लस Q1 भी दिया है। Q1 किसका चार्ज है, मेटेलिक स्फीयर का चार्ज है ना, जो कि पहले से था। तो मेटेलिक स्फीयर का चार्ज प्लस Q1 है और बाहर का चार्ज क्या है, प्लस Q है। तो चलिए हम क्या करें, जैसे इसको ग्राउंडेड कर देते हैं, जैसे कि आप ये स्विच क्लोज कर देंगे। समझिए स्विच है, पहले क्या था, ओपन था। तो स्विच ओपन था तो ये प्लस क्यू चार्ज, ये Q1 चार्ज है, इसको जैसे आप क्लोज कर देंगे तो इस बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू जीरो, ये लगाना पड़ेगा। और आपको पता है कि जिस बॉडी का पोटेंशियल निकालते हैं तो चार्ज जो है ना सबका इफेक्ट लेना पड़ता है। तो यहां पे आप किस किस का इफेक्ट लेंगे, प्लस क्यू का भी इफेक्ट लेंगे और Q1 का भी इफेक्ट लेंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे कि सेंटर से लेके ये जो चार्ज का दूरी है ना, कोई भी इंस्टेंट पे इसका डिस्टेंस को x पकड़ लेते हैं। r क्या है, स्फीयर का रेडियस है। तो स्फीयर का पोटेंशियल को आप क्या लिख सकते हैं, पहले आप Q1 का कंट्रीब्यूशन लेंगे, तो Q1 का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, 1/4πε0, समझ पा रहे हो ना, 1/4πε0 Q1 कैपिटल R, ये Q1 चार्ज का कंट्रीब्यूशन है। प्लस और किसका कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, इसका कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, प्लस क्यू का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू क्या, Q/x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं, यस। तो यहां से आपको जो है Q1 का एक्सप्रेशन आ गया। Q1 कौन सा चार्ज है, एक्चुअली Q1 जैसे कि आप क्लोज करोगे ना, क्लोज करने के बाद बॉडी का चार्ज क्या है, Q1 है। हम इसको यहां पे मेंशन करना चाहिए। स्विच क्लोज कर दिया, सो Q1 क्या है, Q1 इज द चार्ज डेवलप्ड। देखो Q1 इज चार्ज डेवलप्ड ऑन स्फीयर, आफ्टर कनेक्शन ऑफ क्या, ग्राउंड से कनेक्ट होने के बाद स्फीयर पे जो चार्ज है वो क्या है, Q1 है। इस तरीके से Q1 को डेवलप किया गया है। जब स्विच ओपन था तो स्फीयर का चार्ज क्या था, जीरो। जैसे मैं आपको पहले बताया क्या कि पहले स्विच क्या था, ओपन था। ऐसे सोच लीजिए कि पहले स्विच क्या था, ओपन था, तब स्फीयर का चार्ज क्या था, जीरो था। जैसे आपने स्विच को क्लोज किया, क्लोज करने की वजह से ग्राउंड से चार्ज किया, एक्चुअली क्या हुआ, ये जो चार्ज गया है ये ग्राउंड से उसको मिला है। ग्राउंड से कितना चार्ज मिला है, प्लस Q1 चार्ज मिला है, ऐसा हम सोच रहे हैं। अब इसका साइन क्या होगा वो तो सोल्यूशन बताएगा। ग्राउंड से जो है Q1 चार्ज किया, ऐसे मान लेते हैं, है ना। तो ग्राउंड से जब Q1 चार्ज गया, क्यों गया, ग्राउंड से चार्ज जाएगा नहीं तो उसका पोटेंशियल जीरो कैसे होगा, है ना। आप थोड़ा आगे देखिए,
तो बी स्पीयर क्या होगा, 0 होगा। दिस इज आफ्टर कनेक्शन, यहां पे लिखना पड़ेगा कब होगा, आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन टू क्या, ग्राउंड। सो दैट मीन्स जो मेटल स्पीयर था, मेटल स्पीयर क्या था, पहले न्यूट्रल था, मेटल स्पीयर पहले न्यूट्रल था, तब स्विच क्लोज नहीं हुआ था। जैसे आप ग्राउंडेड कर देंगे तो मेटल स्पीयर को क्या चार्ज मिला, Q1 चार्ज मिला, ऐसा है। समझ पा रहे हो? यस। सो ऐसा हमने कंसिडरेशन किया। सो यहां से आपको क्या मिलेगा, Q1 का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो हियर आपको दैट मीन्स Q1 बाय R विल बी इक्वल्स टू माइनस Q बाय X। तो यहां से Q1 विल बी इक्वल्स टू माइनस Q R बाय X। देखो ये जो है चार्ज का एक्सप्रेशन है, चार्ज का इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन है, बिकॉज यहां पे x वेरी कर रहा है, x कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे चार्ज मूव करेगा ना, चार्ज मूव करेगा तो x बदलेगा, x बदलेगा तो q भी क्या होगा, बदलेगा। Q1 का साइन क्या मिला, नेगेटिव। Q1 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आना भी चाहिए ना, तभी तो पोटेंशियल क्या आ गया, 0 आएगा, क्योंकि उसका खुद का सरफेस का पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बाहर का चार्ज का पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो प्लस माइनस क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, है ना। तो बाहर का चार्ज का जो प्लस क्यू चार्ज है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव में आएगा, और स्फीयर को जो चार्ज आया कहां से आया, ग्राउंड से आया, उसका चार्ज नेगेटिव आएगा, उससे क्या होगा, पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लस माइनस होके वो 0 हो सकते हैं। क्योंकि आखिर में आपको भी स्फीयर को 0 करना है, भी स्फीयर 0 होने के लिए Q1 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। करेक्ट। चलिए आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट का डेफिनेशन क्या है, करंट का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप करंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू dq बाय dt। तो जो चार्ज ग्राउंड से आ रहा है तो किस रेट में आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ओके, सो करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस बॉडी को चार्ज कहां से आ रहा है, ग्राउंड से आ रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इसको हम डेरिवेटिव कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस, माइनस जो है कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट कौन है, Q कांस्टेंट है। ये Q कौन सा है, बाहर वाला चार्ज है, ये कांस्टेंट है। QR कांस्टेंट है, बाहर आ गया है। सो d बाय dt ऑफ 1 बाय x, d बाय dt ऑफ 1 बाय x। 1 बाय x का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट कौन सा रूल लगेगा, डेरिवेटिव का कौन सा रूल लगेगा, यस चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। सो माइनस Q इंटू R, x की पावर -1 है ना, तो x की पावर -1 यहां पे लिख सकता हूं। यस, अगर -1 है, चेन रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा, -1 x टू द पावर -2 इंटू dx बाई dt। यहां पे कौन सा रूल लगा, यहां पे चेन रूल लगा। कौन सा, चेन रूल। तो इससे आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो क्यू आर बाई क्या, एक्स स्क्वायर, और dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आंसर क्या है, क्यू आर भी बाय एक्स स्क्वायर। ओके, ये होगा करंट फ्लो थ्रू द मेटेलिक वायर। जो मेटेलिक वायर आप ग्राउंड से कनेक्ट किए हैं उसके थ्रू करंट का एक्सप्रेशन नहीं आएगा। करंट का एक्सप्रेशन भी वेरी कर रहा है, देखो एक्स के साथ साथ वेरी कर रहा है ना। सो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से दिख रहा है ना। तो ओवरऑल क्वेश्चन कैसे था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल क्वेश्चन ऐसे था कि क्या हुआ कि पहले मेटेलिक स्फीयर था, उसके पास एक चार्ज था, चार्ज उसकी तरफ मूव करने लगा, जो मूव करने लगा और हमने क्या किया, ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया तो उसके थ्रू करंट क्या फ्लो होगा, ये क्वेश्चन था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो बिफोर कनेक्शन ऑफ ग्राउंड हम डायग्राम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। बिफोर कनेक्शन डायग्राम कैसे बनेगा, बस एक सिंपल डायग्राम बनेगा कि ये है स्फीयर, ये स्फीयर है, और एक्स डिस्टेंस पे ये जो चार्ज है ना प्लस क्यू, ये मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है। अभी ये ग्राउंडेड हुआ नहीं है, दैट मींस अभी क्या हुआ है, ये स्विच क्या है, ओपन है। जब स्विच ओपन है इसका मतलब ग्राउंडेड हुआ नहीं है। देखो बेटा, तो ये वो मेटेलिक स्फीयर है, तो यहां स्विच जो है ना, स्विच खुला है तो इसको चार्ज जा नहीं सकता, तब इसका सरफेस का चार्ज क्या होगा, 0 होगा। क्लोज होने के बाद क्या हुआ, ग्राउंड से क्या हुआ, उसके ऊपर चार्ज चला गया, है ना। सो दिस इज बिफोर कनेक्शन टू ग्राउंड। ये डायग्राम क्या है, बिफोर कनेक्शन टू ग्राउंड, एंड दिस इज आफ्टर कनेक्शन टू ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड से कनेक्ट होने के बाद फिर जाके करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आ गया? तो होपफुली आपके इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कहीं पे समझ में आ नहीं रहा है, छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप मुझे शेयरिंग कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको अगर ये समझ में आ चुका है तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तब तक इसको एरेज कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन में आपको क्या रिप्रेजेंट हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। 6 क्वेश्चन में ऐसा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे कि इनर स्फीयर है, दिस इज द इनर स्फीयर, और एक आउटर स्फीयर है, दैट मींस दिस इज अ सिस्टम ऑफ स्फेरिकल शेल्स। दोनों कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है। देखिए
दोनों कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। इसका रेडियस हम ए मान सकते हैं और इसका रेडियस बी मान सकते हैं। ओके, और ये ग्राउंड, और ये क्या है, मेटेलिक स्फेरिकल शेल है। ठीक है, क्या हुआ है कि अभी जो इनर स्फीयर है उसको ग्राउंडेड कर दिया गया है। मतलब क्या हुआ है कि इनर स्फीयर को ग्राउंड करने का हम यहाँ पे प्रोविजन बनाए हैं। ठीक है, इनर स्फीयर ग्राउंड हो सकता है, इसको ग्राउंड किया जा सकता है, अभी ग्राउंडेड हुआ नहीं है, स्विच क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा दिया है। और आउटर स्फीयर, जैसे कि ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है, आउटर स्फीयर को हम बाहर से सपोज क्यू चार्ज दे चुके हैं। इसका चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू जो है ये आउटर स्फीयर का चार्ज है। प्लस क्यू क्या है, आउटर स्फीयर का चार्ज है। तो चार्ज क्यू इज गिवन टू आउटर स्फीयर, और इनर स्फीयर क्या है, कुछ नहीं, उस पर कोई चार्ज नहीं है। सो यहां पे लिखा जा सकता है कि चार्ज प्लस क्यू इज गिवन, चार्ज क्यू इज गिवन टू आउटर स्फीयर। ऐसा आपको इंफॉर्मेशन दिया है। तो क्वेश्चन क्या है कि जैसे आप ग्राउंडेड करेंगे, है ना, देखो अभी ग्राउंड हुआ नहीं, ग्राउंड होने से पहले मैं आपको सिचुएशन दिखाया। तो जैसे आप ग्राउंडेड कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर ए स्फीयर और बी स्फीयर का चार्ज क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन वही है, हमें यहाँ पे लिख लेना चाहिए। सो आपको ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट सरफेस, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो डिटरमाइन, क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन चार्ज ऑन, डिटरमाइन चार्जेस ऑन डिफरेंट सरफेस, डिफरेंट सरफेस। सरफेस कौन सा है, ये सरफेस है, इसके इनर सरफेस है, आउटर सरफेस है, तो कई सारे सरफेस यहां पे दिख रहा है। सो डिटरमाइन चार्जेस ऑन डिफरेंट सरफेस आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच। जो स्विच है इसको क्लोज कर दिया गया, ये क्या है, स्विच ऐसे, इसको जैसे क्लोज कर देंगे तो फिर अलग अलग सरफेस का चार्ज क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको तो आइडिया आ गया होगा कि जिस बॉडी को ग्राउंडेड करेंगे, इसको ग्राउंडेड करना मतलब इसका पोटेंशियल क्या होना, जीरो होना, तो उसका पोटेंशियल को जीरो करके ही सॉल्व होगा। एक ही रास्ता है, आप ए स्फीयर का पोटेंशियल को जीरो कर दीजिए और ग्राउंड से कुछ चार्ज ले लीजिए, बिकॉज जो बॉडी ग्राउंड से कनेक्ट हो गया ना, तो उसको ग्राउंड से चार्ज मिल जाता है ना। तो बॉडी जो है ग्राउंड से चार्ज क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। जैसे कि ए स्फीयर पहले क्या था, न्यूट्रल था, बाद में न्यूट्रल होगा नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते, बाद में इसको चार्ज आ जाएगा, आ सकता है, बाद में चार्ज कहां से आएगा, ग्राउंड से उसको चार्ज आएगा, बिकॉज वो ग्राउंडेड हो रहा है। तो कोई भी बॉडी का चार्ज जो है ग्राउंड कनेक्शन से बदल सकता है। ठीक है, तो इस आइडिया को लेते हुए आप इसको ट्राई कीजिए, आप पहले इसको ट्राई कीजिए। ठीक है ना। तो आपको हिंट दे दिया गया, हिंट ये है, इस क्वेश्चन के लिए हिंट क्या है, हिंट ये है कि पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए इज इक्वल टू जीरो, ये आपको लगाना पड़ेगा आफ्टर ग्राउंड कनेक्शन, है ना। तो इस हिंट को लेते हुए आप इसको सॉल्व कीजिए और मेरे पास भेज दीजिए। तो मैं इसको होमवर्क फॉर्म में, आगे का जो काम है इसको होमवर्क फॉर्म में आपको दे देता हूं, तो इसको आप सॉल्व करके मुझे आप भेज दीजिए। करेक्ट, चलेगा। तो चलिए आज के क्लास में हम यहीं तक ही कंप्लीट करते हैं इस क्लास को। तो आज के क्लास में कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक को बेस करके क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। तो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप करेंगे तो खत्म नहीं होंगे, इसलिए आप करते रहिए प्लानिंग के साथ साथ रोज रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्या कीजिए, सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन का कुछ सीमा नहीं है, नॉलेज का कोई सीमा नहीं है, प्रैक्टिस का कोई सीमा नहीं है, बस आपको करते रहना पड़ेगा। तब तक करते रहिए जब तक आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता, आप उस टॉपिक में कंफर्टेबल फील नहीं करते, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो छोड़िए मत, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करते रहना चाहिए। ठीक है, सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो रहा है, तो अब हम एक न्यू चैप्टर में एंटर करने वाले हैं। सो न्यू चैप्टर में जो एंटर करेंगे उसका नाम है कैपेसिटेंस। ओके, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का पोर्शन चल रहा है, उस पे जो अगला जो चैप्टर में लेने वाले हैं वो क्या है, कैपेसिटेंस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसपे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन होता है। ओके, तो अगले क्लासेस से हम कैपेसिटेंस स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, टाइम को वेस्टेज मत कीजिए। ओके बेटा, सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।